नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी एकेडमी में। दोस्तों, आज हम देखेंगे कक्षा 6 के अध्याय 7, जो कि इतिहास का अध्याय है, जिसका शीर्षक है अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। तो चलिए, मैं सबसे पहले इस अध्याय को आपके सम्मुख प्रस्तुत पढ़ता हूँ। एक एक पैराग्राफ पढ़ूँगा और उसे समझाने की आपके सामने कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह बॉक्स आप देख रहे हैं, इसमें एक बच्ची का चित्र है और यहाँ लिखा हुआ है रोशन के रुपए। जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से कड़क नोट मिले। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था। उसे एक नया सीडी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ था और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा, आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं। दोस्तों, यहाँ पर जिक्र हुआ है रोशन का, जिसका जन्मदिन है और उसको उसके दादाजी से कुछ कड़क नोट मिले। अब नोटों को हाथ में लेकर उसे सबसे पहले तो यह ख्याल आया कि वह इससे सीडी खरीदेगी, लेकिन फिर उसने सोचा कि क्यों ना इन कड़क नोटों को छू कर अच्छी तरह से देखा जाए। उसने जब उन नोटों को देखा तो उसने देखा कि दाईं तरफ, यानी कि राइट हैंड साइड पर, गांधी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा है और एक और है शेर, छोटे छोटे चित्रित शेर। तब उसके मन में यह प्रश्न आया कि आखिर यहाँ पर यह शेर क्यों बने हुए हैं। कई बार हमारे मन में भी ऐसी जिज्ञासाएँ आती हैं। फिलहाल हम रोशन की इस जिज्ञासा को जानने के लिए, शांत करने के लिए इस अध्याय को पढ़ेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या है ये चित्रित शेर और क्या है इनका इतिहास। दोस्तों, इसी के साथ हम इस अध्याय में महान सम्राट अशोक के बारे में भी जानेंगे। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को भी हम इस अध्याय में जानेंगे, जिनका जिक्र आगे अध्याय में बढ़ते हुए हम समय समय पर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं, उनका एक लंबा इतिहास है। अभी मैंने आपसे कहा कि यह चित्र जो है शेर के हैं और इनके पीछे एक लंबा इतिहास छुपा हुआ है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह जिन शेरों का भी जिक्र हो रहा है, जिन्हें पत्थरों को काट करके बनाया गया है और सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया है, इसके विषय में हम अध्याय 6 में पढ़ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक, जिनके विषय में हमें इस अध्याय में जानना है, के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर दोस्तों अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। अभिलेख क्या होते हैं, भोजपत्र क्या होता है, यह सब हम पहले के पाठों में, वीडियो में पढ़ चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने वह सभी वीडियो देख लिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार उन वीडियो को ज़रूर देखें। इसके पहले कि हम यह जानें कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करते हैं कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। क्या साम्राज्य राज्य से छोटे होते हैं या साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं? आइए जानते हैं। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति थे। इन्होंने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि चाणक्य नीति के नाम से एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक हम बाज़ार में अक्सर देखते हैं। यह हमारे घरों में भी हो सकती है और बहुत ही प्रसिद्ध विचार है चाणक्य के। इन्हें आचार्य चाणक्य और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। जिस किताब का जिक्र यहाँ पर हुआ है, जिसे अर्थशास्त्र का नाम दिया गया है, इस किताब को कौटिल्य के अर्थशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है।
यही थे जिन्होंने चंद्रगुप्त को एक राजा, एक सम्राट बनाया। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस विषय में। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि वंश क्या होता है। इस शब्द का जिक्र बहुत बार हुआ है। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है ना। जैसे कि मान लीजिए आज आपके पिताजी राजा हैं तो कल आप राजा बनेंगे, फिर उसके बाद आपके पुत्र राजा बनेंगे, फिर उनके पुत्र। तो यही जब चलते जाता है ना, तब हम कहते हैं एक ही वंश के हैं। तो जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। और दोस्तों, मौर्य वंश में भी 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। अभी ऊपर के पैराग्राफ में मैंने आपको बताया कि अशोक के जो दादाजी थे उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। तो उनके पिताजी का नाम क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि चंद्रगुप्त और उनका बेटा बिंदुसार, और उसके बाद में बिंदुसार के पुत्र सम्राट अशोक। मुझे उम्मीद है आपको यह समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया है। हम ज़रूर दोस्तों इस मानचित्र का अध्ययन विस्तार से करेंगे। पहले हम इस पैराग्राफ को जानते हैं। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र यानी वर्तमान का पटना, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर इनमें प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन की अगर हम बात करें तो यह उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। यह भी हम अभी मानचित्र में देखेंगे दोस्तों अगर मैं भारत के नक्शे की बात करूं तो वह कुछ इस प्रकार का है ना। तो यह जो है यह उत्तर है और यह जो है यह दक्षिण है, आप जानते हैं, है ना, हमने यहाँ पहले भी देखा है। तो उज्जैन की जो बात हो रही है उसमें कहा जा रहा है कि तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। अगर मैं बात करूं उत्तर पश्चिम की तो दोस्तों यह है पश्चिम दिशा, और उत्तर पश्चिम मतलब ये वाला भाग। और अगर बात करूं उज्जैन की तो यह उत्तरी भारत यानी यहाँ से दक्षिणी भारत यानी यहाँ पर, है ना, जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। इन नगरों में व्यापारी रहते थे जो व्यापार करते थे, सरकारी अधिकारी लोग रहते थे और शिल्पकार रहा करते थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगल से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। यहाँ पर मध्य भारत की बात की है दोस्तों, मध्य का भारत। यहाँ के इलाकों में जो अधिकतर लोग थे, अधिकतर जो हिस्सा था यहाँ से, वो दोस्तों जंगलों से भरा हुआ था। और फिर लोग क्या करेंगे, जब जंगल होंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो वहाँ पे फलों को इकट्ठा करेंगे, फूलों को संग्रहण करेंगे फूलों का, और जानवरों का शिकार करेंगे। और यही सब उनकी जीविका का, उनका पेट भरने का एकमात्र साधन हुआ होगा। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। चलिए इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, थोड़ा सा जानते हैं इस मानचित्र को थोड़ा विस्तार से। उसके पहले देखते हैं कि यह क्या लिखा हुआ है। जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से इस मानचित्र में दिखाया गया है। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर हैं। उन देशों के नाम बताने के लिए कहा जा रहा है जहां अशोक के अभिलेख मिले हैं। भारत के कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य से बाहर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। दोस्तों इस नक्शे को ध्यान से देखिए। मौर्य साम्राज्य उस युग के प्रमुख नगर और अभिलेखों के प्राप्ति स्थल। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे दोस्तों उत्तर भारत से, ठीक है। तो चलिए करते हैं।
मनसेहरा, शहबाजगढ़ी, लंपक, यहाँ आप देख रहे हैं ये है कंधार। एक मिनट, मैं इन्हें नीले रंग से आपके सामने दिखाने का प्रयास करता हूँ क्योंकि लाल बिंदु जो है वह तो संभवतः यहाँ पर दिए ही गए हैं। ये है मनसेहरा, ये है शहबाजगढ़ी, ये है लंपक और ये है कंधार। कंधार का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, ऐतिहासिक सीरियल यानी कि महाभारत में ज़िक्र होता है कंधार का। इसके बाद है तक्षशिला, यानी तक्षशिला जिसका अभी हमने ऊपर जिक्र किया था, पढ़ा था। तक्षशिला, टोपरा, बहापुर, दिल्ली, मेरठ, कलसी, लुम्बिनी, सारनाथ, यमपुरवा, लौरिया, पाटलिपुत्र, कलिंग, पनगुरिया, सुपारा, सन्नाती, मस्की, ब्रह्मगिरी, येरगुड़ी, गिरनार, उज्जैन। हमने देखा था कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में जो रास्ता है उसमें उज्जैन आता है। इसके बाद ये है बंगाल की खाड़ी, ठीक है। यह जो लाल चिन्ह दोस्तों दिख रहे हैं ना, लाल निशान, यह अभिलेखों के प्राप्ति स्थल है, यहाँ से अभिलेख प्राप्त हुए हैं। और जो काले चिन्हित किए गए हैं यह इस समय के महत्वपूर्ण स्थल हैं। दोस्तों इस नाम को ध्यान से देखिए, कलिंग। अभी इसका जिक्र इस अध्याय में आगे होगा, तो इसका स्थान और इसका नाम आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है, चलिए जानते हैं। चूँकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं, उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती है। इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है। दोस्तों संसाधन क्या होते हैं? संसाधन वह है जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। हमें प्यास लगी, हमने पानी पी लिया, हमारी प्यास शांत हो गई। पानी एक संसाधन है। आपका मोबाइल जिस पर आप यह वीडियो देख रहे हैं यह भी एक संसाधन ही है दोस्तों। इसके अलावा आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं, जिस सोफ़े पर आप बैठते हैं, जो भोजन आप करते हैं, जो हवा वातावरण में है जिससे हम श्वसन करते हैं, यह सब कुछ संसाधनों में आता है। संसाधनों के प्रकार अलग अलग होते हैं। एक होता है प्राकृतिक संसाधन जो हमें प्रकृति से मिले हैं, और एक है मानव निर्मित संसाधन। चलिए इस पर जिक्र कभी और करेंगे, इस पर चर्चा कभी और किसी और क्लास में होगी, किसी और वीडियो में। फ़िलहाल अभी हम जानते हैं राज्य साम्राज्य कैसे अलग अलग हैं, भिन्न हैं। तो अभी मैंने आपको बताया दोस्तों कि सम्राट को, जैसा कि आप जानते हैं कि जो साम्राज्य है वह राज्यों से बड़ा होता था। तो यहाँ के जो सम्राट हुआ करते, जैसे राज्यों के होते हैं राजा, ऐसे ही साम्राज्यों के होते हैं सम्राट। तो सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती थी, बड़ी सेनाएं लगती थी, है ना। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की भी ज़रूरत होती थी जो कर को वसूल कर सके, टैक्स ले सके, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अब है साम्राज्य का प्रशासन। चूँकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों, व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। दोस्तों इस पैराग्राफ को ध्यान से समझिए। यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है कि चूँकि मौर्य साम्राज्य दोस्तों बहुत ही बड़ा साम्राज्य था और बड़ा होने की वजह से इसके जो अलग अलग हिस्से थे वह अलग अलग ढंग से उन पर शासन किया जाता था। अगर बात करें पाटलिपुत्र की और उसके आसपास के इलाकों की, तो इन पर जो इस साम्राज्य के सम्राट थे उनका सीधा नियंत्रण हुआ करता था।
अब इसका मतलब क्या है? सीधे नियंत्रण का मतलब तात्पर्य यह है दोस्तों कि यहाँ पे जो सम्राट थे वह खुद सीधे उन अधिकारियों की नियुक्ति करते थे जो अलग अलग लोगों से कर वसूलते थे। अलग अलग वर्गों के लोग, मतलब जैसे कि किसान, पशुओं को पालने वाले पशुपालक, शिल्पकार और व्यापारी आदि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा भी देते थे। यानी इन अधिकारियों को यह अधिकार था कि यह जो आज्ञा का उल्लंघन करेगा, आदेशों का उल्लंघन करेगा, उसे मानेगा नहीं, उसे सजा दे सकते हैं। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नज़र रखते थे। राजा ने जासूसों को भी लगा रखा था कि कहीं यह देखने के लिए कि कोई अधिकारी लापरवाही तो नहीं कर रहा, भ्रष्टाचार तो नहीं कर रहा। इन सब के ऊपर सम्राट था जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। या तो यह शासन तक्षशिला से होता था या फिर यह शासन उज्जैन से किया जाता था। इसके बाद में कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल यानी कि गवर्नर बना करके भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता होगा। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। दोस्तों, आप जानते हैं कि उत्तर भारत यानी कि कश्मीर के इलाकों का जिक्र हो रहा है, तो वह बिल्कुल कंबल के लिए प्रसिद्ध होगा, है ना। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। अब यह शब्द आपके लिए नया हो सकता है कि ये नजराना क्या होता है, तो चलिए जानते हैं कि यह नजराना क्या है। नजराना, जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे। नियमित ढंग से का तात्पर्य है कि एक निश्चित समय अंतराल पर लिए जाते थे, जैसे कि मासिक रूप से यानी हर माह में। वहीं पर नजराना जो है दोस्तों, यह अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने अलग अलग पदार्थों यानी विविध विविध पदार्थों के रूप में लिए जाते थे। प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से यानी खुद की इच्छा से इसे देते थे। चलिए, अब नजराना का अर्थ तो आप समझ गए होंगे और जानते हैं कि इस बॉक्स में क्या जानकारी दी हुई है। राजधानी में सम्राट। दोस्तों, आपने मैगस्थनीज का नाम सुना है? मैगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का यह राजदूत था। मैगस्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। दोस्तों, आपको पता है कि पहले के समय में भी लोग लंबी लंबी यात्राएं किया करते थे और यह यात्रा करने का उद्देश्य भिन्न भिन्न हो सकता था। कुछ लोग जानकारियां एकत्रित करने के लिए भी घूमते थे। ऐसे में मैगस्थनीज आए और उन्होंने जो देखा उसका विवरण दिया, लिखा। तो अब हम यह जानते हैं कि क्या विवरण वह था। उसके कुछ अंशों को देखेंगे तो यह विवरण बताता है, सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। यानी सम्राट जब भी लोगों के सामने आते थे, जनता के सामने आते थे, तो एक शोभा यात्रा निकाली जाती थी जुलूस के रूप में और जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। यानी राजा एक सोने की पालकी में जाते थे।
उनके अंगरक्षक यानी बॉडीगार्ड सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पेड़ों को लेकर चलते थे। हाँ, कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर क्या होता था? इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का यानी कि मिट्ठुओं का एक झुंड रहता था। यह क्या करता था? यह सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। यह बात कौन सी बात? खाना चखने वाली। खाने से पहले नौकर चखते थे और लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोना इस बात को दर्शाता है कि राजा हमेशा इस बात से डरे रहते थे कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। और पाटलिपुत्र यानी आधुनिक पटना के बारे में भी जानते हैं। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है यानी लकड़ी से बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है, यानी यह प्रकृति प्रेमी राजा हुआ करते थे, है ना। आगे बढ़ते हैं और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु यानी कि शहद और मोम जैसी चीज़ें ला कर दे। तो अभी मैंने आपको पढ़ करके बताया कि जो लोग जंगल वाले इलाके में रहते थे वे अधिक स्वतंत्र रहते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक के नाम के आगे यह अनोखा सम्राट शब्द क्यों लगाया जा रहा है? क्या कारण है? अशोक को अनोखे सम्राट की उपमा क्यों दी जा रही? आइए जानते हैं। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख कौन सी भाषा में थे? प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। अब देखते हैं अनोखे सम्राट बनने की कथा को। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का यह अभिलेख। मैंने आपसे कहा था कि कलिंग का आगे जिक्र होगा और मैंने आपको यह भी बताया था कि इसे आप स्मरण में रखेंगे। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धम्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूँ कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धम्म को कैसे बढ़ाया जाए।
कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचारों में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ। धम्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है। अब हम जानते हैं अशोक के कलिंग युद्ध के विषय में। अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। ठीक है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई, यानी नफरत हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। अशोक का धम्म क्या था? अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए। ऐसी कई समस्याएं थीं जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे। इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में वे पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने धम्म महामात्य नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म यानी धर्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर, शिलाओं पर और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते। अशोक ने धम्म यानी धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे। पृष्ठ संख्या 76-77 पर दिए गए मानचित्र 6 में इन क्षेत्रों को पहचानने का प्रयास कीजिए। यह हम ज़रूर करेंगे। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। इस चित्र को ध्यान से देखिए। उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो। यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्ति कला का एक नमूना है। अब अपनी प्रजा के लिए अशोक का क्या संदेश, इसे जानने का प्रयास करते हैं। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ होते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर और जब यात्रा शुरू करते हैं, तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, कर्मकांड करते हैं। लेकिन ये कर्मकांड किसी काम के नहीं। ऐसा क्यों? इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो यह ज़्यादा फलदायी होगी। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या है? ये है अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का सम्मान यानी आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। अपने धम्म यानी धर्म की प्रशंसा या दूसरे धम्म यानी धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरों के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है, उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अशोक ने धर्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक हैं। अशोक के संदेश के उन हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रासंगिक हैं। दोस्तों, यह पढ़ने के बाद हमें यह समझ में आता है
कि एक भीषण और विध्वंसकारी युद्ध करने के बाद किस तरह से एक महान सम्राट का हृदय परिवर्तन हुआ, और न सिर्फ परिवर्तित हुआ बल्कि वह धर्म के लिए आगे भी आए और उन्होंने कई स्थानों पर, कई देशों पर ऐसे संदेश फैलाए जो जनहित में थे, मानवता और मानव के सभी जीवों के समुदायों के कल्याण के लिए थे। उन्होंने बुद्ध का भी आश्रय लिया। आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मी लिपि। आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है। यहाँ आप अ अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं। आरंभिक ब्राह्मी में अ को इस प्रकार लिखा जाता था। देवनागरी या हिंदी में अ इस प्रकार से लिखा जाता है। बांग्ला में अ इस प्रकार लिखा जाता है। मलयालम में यह अ लिखा हुआ है और तमिल में अ कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। अब बात करते हैं अन्यत्र। मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रहीं। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है। तथा पत्थर और ईंट से बनी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों ने काम करना पड़ा। हर 100 से 200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं। पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैये से किस प्रकार से अलग था, इस अध्याय में दोस्तों हमने कुछ उपयोगी शब्द पढ़े, जैसे साम्राज्य, राजधानी, अधिकारी, संदेशवाहक, प्रांत, धम यानी धर्म। इस अध्याय में बस इतना ही नहीं है, और भी बहुत कुछ है। चलिए एक नज़र इस पर भी डालते हैं। आगे की बात। लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। इसके स्थान पर साथ ही अन्य जगहों पर भी कई नए राज्यों का उदय हुआ। पश्चिमोत्तर में तथा उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब 100 साल तक हिंद यवन राजाओं का शासन रहा। इनके बाद पश्चिमोत्तर, उत्तर तथा पश्चिमी भारत पर शक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ। इनमें से कुछ राज्य लगभग 500 वर्षों तक टिके रहे, जब तक कि शक शासकों को गुप्त शासकों से पराजय नहीं मिल गई। यानी शक शासकों को हराने वाले थे गुप्त शासक। इसका जिक्र अध्याय 10 में भी है। यह हम अध्याय 10 में और विस्तार से पढ़ेंगे। शकों के बाद कुषाणों, लगभग 2000 वर्ष पहले इनका शासन स्थापित हुआ। अध्याय 9 में हम कुषाणों के बारे में और अधिक जानेंगे। उत्तर तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेना नायक पुष्यमित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की। शुंगों के बाद कण्व तथा कुछ और वंशों का शासन तब तक चला जब तक लगभग 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। हमने देखा कि पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों पर शकों का शासन था। यहाँ पश्चिमी भारत तथा मध्य भारत पर शासन कर रहे सातवाहन शासकों के साथ इनके कई युद्ध हुए। लगभग 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन राज्य लगभग 400 सालों तक टिका रहा। लगभग 1700 वर्ष पहले मध्य तथा पश्चिमी भारत के वाकाटक वंश का शासन स्थापित हुआ। दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल पूर्व के बीच चोलों, चेरों तथा पांड्यों ने शासन किया। लगभग 1500 साल पहले पल्लवों और चालुक्यों के 2 बड़े राज्यों की स्थापना हुई। इसके अलावा और भी कई राज्य और राजा थे। इनके बारे में हमें उनके सिक्कों, पांडुलिपियों तथा पुस्तकों से पता चलता है।
इन सब के साथ साथ अनेक ऐसे परिवर्तन भी हो रहे थे, ऐसे ऐसे बदलाव हो रहे थे जिनमें सामान्य स्त्री पुरुषों का महत्वपूर्ण योगदान था। इनमें कृषि का प्रसार, नए शहरों का विकास, उद्योग तथा व्यापार में प्रगति थी। व्यापारियों ने एक तरफ जहां उपमहाद्वीप के अंदर तथा बाहर ज़मीन के रास्तों की खोज की, वहीं पश्चिम एशिया, पूर्वी अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया, जो कि मानचित्र 6 में है, के समुद्री रास्ते भी खुले। मंदिरों, स्तूपों तथा अन्य इमारतों का निर्माण हुआ, किताबें लिखी गई, साथ ही वैज्ञानिक खोजें भी हुई। ये सारी बातें साथ साथ हो रही थी। इस पुस्तक के बाकी हिस्सों को पढ़ते हुए हम इन बातों को अवश्य ध्यान में रखेंगे। एक बार हम इन मुद्राओं को ज़रूर देखते हैं। हिंद यवन का सिक्का, इसके बाद कुषाण सिक्का, है ना। एक सिक्का दूसरे से किस प्रकार से भिन्न है, क्या आप यह देख पा रहे हैं? इसके बाद शक सिक्का और सातवाहन सिक्का। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह अध्याय समझ में आया होगा और मुझे यह भी उम्मीद है कि आप इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों, मित्रों, सहपाठियों, परिजनों के साथ अवश्य साझा करेंगे, शेयर करेंगे और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।